हम सब ये जानते हैं और हमने ये पहले पढ़ा भी होगा कि ज्ञानेंद्रियों के उद्दीपन के फलस्वरूप हम लोग रोशनी, सुगंध और ध्वनि की पहचान का अनुभव कर पाते हैं। मगर ये अनुभव उसको एक अर्थ, ये केवल एक बहुत मिनिमल लेवल का एक अनुभव है। इसको अर्थ प्रदान करने के लिए हम एक और प्रक्रिया में का उपयोग करते हैं जिसको हम प्रात्यक्षिक प्रक्रिया कहते हैं, जिसको हम प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। ये प्रत्यक्षीकरण क्या है, इसको अगर हम परिभाषित करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रक्रिया से हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं की पहचान करते हैं, व्याख्या अथवा उसको अर्थवान बनाते हैं, उसे प्रत्यक्षण कहा जाता है। उद्दीपकों अथवा घटनाओं की व्याख्या करने में लोग अपने ढंग से उनको रचित करते हैं। तो जो प्रत्यक्षण है, जो प्रत्यक्षण की प्रक्रिया है, यह केवल एक अनुभव नहीं है, यह उस अनुभव को एक अर्थ प्रदान करने की प्रक्रिया है। प्रत्यक्षण के प्रक्रमण में दो उपागम हैं। दो तरीके से हम इसको प्रत्यक्षण की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। एक हम बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच और एक हम कहते हैं बॉटम अप अप्रोच। ये जो प्रत्यक्षण के प्रक्रमण में दो उपागम हैं, एक हम जिसको बोलते हैं बॉटम अप प्रोसेसिंग और एक बोलते हैं टॉप डाउन प्रोसेसिंग। बॉटम अप प्रोसेसिंग को ऊर्ध्वगामी प्रक्रमण भी कहते हैं और टॉप डाउन प्रोसेसिंग को अधोगामी प्रक्रमण भी कहते हैं। जो बॉटम अप प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, हम जब भी किसी वस्तु का प्रत्यक्षण करते हैं, परसीव करते हैं, प्रत्यक्षण को हम परसेप्शन बोलते हैं, और जब हम इसको परसीव करते हैं, जब हम उसको एक अर्थ प्रदान करते हैं, उसको अर्थवान बनाते हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं, क्या हम उसको एक समग्र तरीके से देखते हैं, एक होलनेस में उसको होलिस्टिकली देखते हैं, कि हम उसको उसके हिस्सों में तोड़ कर देखते हैं। जब हम किसी भी वस्तु को उसके अलग अलग भागों में बांट करके और फिर उसकी का एक अर्थ समझते हैं, तब हम इसको बॉटम अप प्रोसेसिंग कहते हैं। जैसे कि हम किसी जानवर को अगर देखते हैं, अगर हम किसी गाय को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि उसके 4 पैर हैं, उसके 2 कान हैं, उसकी एक पूंछ है, और उसका रंग सफेद है, और हम तब समझते हैं कि अच्छा यह जानवर एक गाय है। जब हम यह वाला प्रक्रिया का उपयोग करते हैं, तब हम उसको बॉटम अप प्रोसेसिंग कहते हैं। जब हम पहले वस्तु को एक समग्रता से देखते हैं, जैसे कि हमने पहले देखा कि अच्छा ये गाय है और इसके 2 पैर हैं, 2 कान हैं, एक पूंछ है और इसका रंग सफेद है। जब हमने उसको पहले एक समग्रता से देखा और उसके भागों में बांट करके बाद में उसका विश्लेषण करा, इसको हम टॉप डाउन प्रोसेसिंग कहते हैं। हमारा प्रत्यक्षण की प्रक्रिया में टॉप डाउन और बॉटम अप प्रोसेसिंग दोनों ही मिल करके हमें किसी भी वस्तु का और अपने आसपास के जगत की समझ बनाने में दोनों ही प्रोसेसिंग के तरीके हम उपयोग करते हैं, और दोनों का ही अपना अपना महत्व है। कि प्रत्यक्षण की प्रक्रिया में प्रत्यक्षणकर्ता का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, बहुत ही महत्वपूर्ण उसकी भूमिका है। और इसमें क्योंकि यह केवल
बाहरी जगत की चीजों को केवल अपने अंदर उसकी एक छवि बना लेना ही नहीं है, उसको एक समझ प्रदान करना भी होता है इस प्रक्रिया का हिस्सा। तो इसमें प्रत्यक्षणकर्ता की अभिप्रेरणाएं एवं प्रत्याशाएं, उसका सांस्कृतिक ज्ञान, उसके पूर्व अनुभव, उसकी स्मृतियां, और उसके साथ साथ उसके मूल्य, उसके विश्वास और उसकी अभिवृत्तियां, ये सब मिल करके उसको इस बाहरी जगत को समझने में और उसका प्रत्यक्षण करने में योगदान देती हैं। जब हम प्रत्यक्षणकर्ता की विशेषताओं की बात करते हैं तो हम उसमें प्रत्यक्षणकर्ता की अभिप्रेरणा, जिसे हम मोटिव्स की बात करें, मोटिवेशन की भी बोलते हैं हम, उसका मोटिवेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। अभिप्रेरणा का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। बहुत सारे ऐसे शोध कार्य हुए हैं जिससे हम ये समझ बना पाए हैं कि प्रत्यक्षणकर्ता के जो मोटिव्स हैं, जो उसकी नीड्स हैं, जो उसकी अभिप्रेरणाएं हैं, वह यह निर्धारित करती हैं, ये डिटरमिन करती हैं कि वह किसी भी बाहरी जगत की वस्तु को या व्यक्ति को किस तरीके से परसीव करता है, किस तरीके से उसका प्रत्यक्षण करता है। जैसे कि एक शोध कार्य में यह देखा गया कि जब व्यक्ति भूखा था तो उसको जब कुछ एम्बिगुअस पिक्चर्स दिखाई गई, कुछ एम्बिगुअस तस्वीरें दिखाई गई, तो उसने उसको भोजन सामग्री के जैसे समझा, उसको भोजन सामग्री के जैसे इंटरप्रेट किया। व्यक्ति की प्रत्याशाएं और प्रात्यक्षिक विन्यास भी हमारे प्रत्यक्षीकरण के उपक्रम को प्रभावित करती हैं। तो जब हम किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, प्रत्याशा रखते हैं कि हाँ, अगर हम यहाँ जा रहे हैं तो ऐसा ही होगा, तो हम जो भी घटना घटित होती है, हम अपनी प्रत्याशा के अनुरूप उसकी समझ बनाते हैं। और एक दूसरी इसी से मिलता जुलता एक और है प्रात्यक्षिक विन्यास, परसेप्चुअल सेट जिसे हम बोलते हैं। जब हमने बार बार कुछ एक ही चीज को अनुभव किया है, तो जब कभी वो नहीं भी हो रहा है, हम उसको उसी परसेप्चुअल सेट के अनुरूप ही ढाल लेते हैं। जैसे कि आप किसी से बात कर रहे हैं और आपकी आदत है, वो आपसे बुजुर्ग हैं, तो आप उसको हमेशा हाँ ही, उसकी बात पे हमेशा हाँ ही बोलते हैं। इसके अलावा एक और निर्धारक है प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया में, जिसको हम बोलते हैं संज्ञानात्मक शैली और कॉग्निटिव स्टाइल। कॉग्निटिव स्टाइल या संज्ञानात्मक शैली वह व्यक्ति का किसी भी स्थिति को समझने का तरीका है कि क्या वह अपने बाहरी जगत को देखते हुए कुछ समझ बनाता है कि वह उसके अलावा ही अपनी समझ बनाता है। ये जो संज्ञानात्मक शैली है, ये दो प्रकार की होती है। एक को हम बोलते हैं क्षेत्र आश्रित, जैसे कि क्षेत्र आश्रित यानी कि फील्ड डिपेंडेंट, और एक होता है क्षेत्र अनाश्रित। तो जो क्षेत्र आश्रित लोग होते हैं, फील्ड डिपेंडेंट, वे लोग बाहरी जगत को एक समग्रता से उसकी टोटलिटी में समझते हैं और देखते हैं। और जो फील्ड इंडिपेंडेंट, क्षेत्र अनाश्रित व्यक्ति होते हैं, वह बाहरी जगत को, अपने बाह्य जगत को उसके छोटे छोटे भागों में विश्लेषण करके, विच्छेदित करके, उसकी छोटी इकाइयों में बांटकर
तब उसकी समझ बनाते हैं। आप ये स्क्रीन पे एक पिक्चर देख सकते हैं और इसमें आप खुद जानने की कोशिश करिए। देखिए, क्या आपको इसमें एक त्रिभुज देख सकते हैं? जो व्यक्ति शीघ्रता पूर्वक इस त्रिभुज को खोज लेते हैं उन्हें क्षेत्र अनाश्रित कहा जाता है, तथा जो अधिक समय लेते हैं उन्हें क्षेत्र आश्रित कहा जाता है। जब हम प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया की बात करते हैं और हम प्रत्यक्षणकर्ता की बात कर रहे हैं, तो उसमें एक और आयाम है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यह है प्रत्यक्षणकर्ता की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और उसके पूर्व अनुभव। बहुत सारे शोध कार्य हुए हैं अलग अलग संस्कृतियों के व्यक्तियों के ऊपर, और इस बात पे कि वह अपने आसपास की चीजों का प्रत्यक्षण कैसे करते हैं। जैसे कि हडसन ने अपने एक शोध में पाया कि अफ्रीका में रहने वाले लोगों को चित्रों का प्रत्यक्षण करने में कठिनाई महसूस होती है। वे लोग चित्र के अंदर चीजों को पहचान नहीं पाते हैं। उसी प्रकार से एस्किमोज, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पूर्व अनुभव और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की, एस्किमोज जो होते हैं, एस्किमोज आप लोग जानते होंगे जो बर्फीली जगहों पे रहते हैं, उनके पास उनके भाषा में बर्फ के लिए 100 से भी अधिक शब्द हैं, और हम लोग बर्फ को शायद हिंदी भाषा में तो बर्फ के लिए शायद एक ही शब्द है, बर्फ। इंग्लिश में शायद हमारे पास 2 या 3 वर्ड्स हैं, आइस, स्नो, मगर एस्किमोस के पास 100 से भी ज्यादा शब्द हैं, जो हमें यह बताता है कि जिस तरीके के वातावरण में हम रहते हैं और जिसमें हमारा रोजमर्रा की जिंदगी व्यतीत होती है, वह वातावरण भी यह निर्धारित करता है कि हम किसी भी वस्तु को या किसी भी अपने वातावरण के आयाम को किस तरीके से परसीव करते हैं, उसका प्रत्यक्षण किस प्रकार से करते हैं। जो हमारी मस्तिष्क में इमेज बनती है वो एक पूरी वस्तु की या पूरे व्यक्ति की इमेज नहीं होती है, वह एक बहुत सारे शेप्स, लाइंस, डॉट्स का एक कलेक्शन होता है। मगर उसको हम जब जब हम प्रत्यक्षण करते हैं तो हमें एक सेंसिबल, मीनिंगफुल, अर्थवान वस्तु समझ में आती है। ये कैसे होता है? इसलिए हो पाता है क्योंकि तो हमारी विजुअल फील्ड को, जो हमारी विजुअल फील्ड में हमें मिल रहा है, उसको एक मीनिंगफुल होल, एक अर्थवान एक अर्थयुक्त समग्र के रूप में, उसको एक मीनिंगफुल होल या एक अर्थवान अर्थयुक्त समग्र के रूप में देखने की प्रक्रिया को हम फॉर्म परसेप्शन या आकृति प्रत्यक्षण कहते हैं। फॉर्म परसेप्शन या आकृति प्रत्यक्षण कहते हैं। ये कैसे हो पाता है? हम लोग जब किसी भी वस्तु को देखते हैं तो क्या, जब हम एक कार को देखते हैं, एक गाड़ी को देखते हैं, तो क्या हम उसमें स्टीयरिंग व्हील अलग से, बॉनेट अलग से, डिग्गी अलग से और पहिया अलग से देखते हैं? नहीं, हम उसको एक कार के रूप में देखते हैं। तो यह कैसे हो पाता है? इस चीज को समझने के लिए बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने चेष्टा की है, और इनमें से गेस्टॉल साइकोलॉजिस्ट ने इसमें बहुत काम किया है, और इनमें से कुछ कोहलर, कोफ्का और वर्थाइमर, और इन लोगों ने कुछ प्रत्यक्षण के कुछ सिद्धांत प्रस्तुत करे हैं, जिसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। उससे पहले एक सबसे बड़ा इनका कहना है कि जो हमारी मस्तिष्क के, हमारे ब्रेन के प्रक्रियाएं हैं,
वो अपने आप ही चीजों को एक गुड फिगर के रूप में समझने के लिए प्रोग्राम्ड है। और ये गुड फिगर और प्रेग्नेंस, जिसको प्रेग्नेंस और बोलते हैं, गुड फिगर मतलब अच्छी आकृति। तो हम अपने आप जहाँ पे भी थोड़ा टेढ़ा है, जहाँ पे थोड़ा हेजी है, हम उसको एक अच्छा बना करके ही परसीव करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। और इसके अलावा एक और उन्होंने फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन कहते हैं, आकृति और भूमि के बीच में भेद करना, कौन सी आकृति है और कौन सी भूमि है। तो अगर आप आकाश में उड़ता हुआ कोई पक्षी देखेंगे तो आकाश है भूमि और पक्षी है आकृति। जो ज्यादा बड़ा है, जो ज्यादा विस्तृत है, वो भूमि बन जाता है, ग्राउंड बन जाता है। और जो छोटा है और जो उभर के आ रहा है, वो उसमें एक फिगर या आकृति बन जाता है। और आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एक बहुत ही पॉपुलर एक पिक्चर है, एक इमेज है फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन को, फिगर ग्राउंड परसेप्शन को समझने के लिए। और इसको रूबिन का फूलदान कहा जाता है, रूबिन्स वास। और अब आप इसमें देखिए, आप सफेद वाले पोर्शन हिस्से पे अगर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो वहां पे आपको एक फूलदान दिखेगा। काले वाले हिस्से पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपको दो मानव आकृतियां दिखेंगी। गेस्टॉल्ट मनोवैज्ञानिकों ने हमें बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं प्रत्यक्षण को समझने के लिए, और हम उनकी अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहला सिद्धांत है निकटता का सिद्धांत। अगर किसी भी समूह में कुछ चीजें या कुछ, निकटता का सिद्धांत हमें यह बताता है कि यदि कुछ वस्तुएं समय या स्थिति या समय या स्थान में निकट, एक दूसरे के निकट हैं, तो वह एक दूसरे से संबंधित देखी जाती हैं और एक ही समूह की देखी जाती हैं। जो दूसरा सिद्धांत है समानता का सिद्धांत। समानता का सिद्धांत यह बताता है कि जो चीजें हमें एक जैसी दिखती हैं, जो चीजें हमें समान दिखती हैं, उनको हम संबंधित और एक समूह के रूप में प्रत्यक्षित होती हैं। निरंतरता का सिद्धांत, कंटिन्यूटी, द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी या निरंतरता, जो चीजें लगातार बिना किसी रुकाव के, बिना किसी ब्रेक के दिखती हैं, कंटिन्यूअस या सतत रूप प्रस्तुत करती हैं, उनको हम एक साथ देखते हैं और उनको हम एक दूसरे से संबंधित प्रत्यक्षित करते हैं। लघुता का सिद्धांत। लघुता का सिद्धांत मतलब द प्रिंसिपल ऑफ स्मॉलनेस। पिक्चर देख सकते हैं। इस नियम के अनुसार लघु क्षेत्र बृहद पृष्ठभूमि की तुलना में आकृति के रूप में दिखाई देते हैं। जैसे कि इस चित्र में एक वृत्त के अंदर काले क्रॉस को सफेद क्रॉस की तुलना में आसानी से देखते हैं। इसके अलावा सममिति का सिद्धांत, फिर से आप इस चित्र को स्क्रीन पर देखेंगे और इस सिद्धांत में हम इस सिद्धांत के अनुसार असममित पृष्ठभूमि की तुलना में सममित क्षेत्र आकृति के रूप में दिखाई देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इस चित्र में काला क्षेत्र आकृति के रूप में दिखाई देता है सममित गुणों के कारण, तथा असममित सफेद क्षेत्र पृष्ठभूमि के रूप में दिखाई देता है। अविच्छिन्नता का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ सराउंडेडनेस। अविच्छिन्नता, इस सिद्धांत के अनुसार जब एक क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से घिरा होता है तो उसे हम आकृति के रूप में देखते हैं। आप फिर से इस चित्र को देख सकते हैं जिसमें
सफेद पृष्ठभूमि में 5 चित्र दिखाई दे रहे हैं, न कि शब्द लिफ्ट दिख रहा है, जो कि सफेद वाला हिस्से को अगर आप ध्यान दें तो वह लिफ्ट शब्द भी हो सकता है, मगर जब हम देखते हैं तो हमारा ध्यान काले वाले हिस्से पर ही ज्यादा जाता है। ये अविच्छिन्नता का सिद्धांत दर्शाता है। आप फिर से देखेंगे द प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर या पूर्ति का सिद्धांत। हम जब भी कोई चीज देखते हैं तो हम उसमें अगर थोड़े बहुत गैप्स हैं, थोड़ा कुछ अभाव है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं और उसको एक क्लोजर के जैसे उसको क्लोज कर देते हैं और अपने आप उसका एक पूर्णतः समझ बनाते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में, इस चित्र में देख सकते हैं, जो छोटे कोण हमारी संवेदी आगत से प्राप्त वस्तु में रिक्ति को पूर्ण करने की